नमस्कार मित्रों, मैं संजय चौहान आपका अभिनंदन करता हूं। हमने पहले जो टॉपिक पढ़े थे उनमें महत्वपूर्ण टॉपिक एस्किमो जनजाति, बाद में हमने बुशमैन जनजाति, उसके बाद हमने भील जनजाति पढ़ी। और हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे 4 प्रमुख जनजाति थी और उन 4 जनजातियों में हमने 3 जनजाति पहले पढ़ चुके हैं। अब हम चौथी जनजाति ले रहे हैं, गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति के अंदर अपन जब देखते हैं तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो खोंडा शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? खोंडा शब्द से। और खोंडा शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाए जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। इसका पहाड़ी अर्थ होने का मुख्य कारण यह है कि जो गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं वो पहाड़ों के अंदर विचरण करते हैं, पहाड़ों के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको पहाड़ी कहा जाता है। फिर अपन देखा जाए तो गौड़ जनजाति के अपने आप को अन्य नामों से भी जानते हैं। अन्य नामों के अनुसार देखा जाए तो कुछ लोग इस गौड़ जनजाति को लोग कोइटूर कहते हैं और कुछ लोग इसे कोल के नाम से भी जानते हैं। इस तरह गौड़ जनजाति 2 अन्य नामों से जानी जाती है, कोइटूर और कोल। यदि अपन देखा जाए कि हमने पहले भी पढ़ा था कि भील जनजाति की जो लोग होते थे उनका भी एक साम्राज्य था, उसी प्रकार गौड़ जनजाति के लोगों का भी एक साम्राज्य था। इन साम्राज्य के अंदर देखा जाए तो सबसे पहला साम्राज्य क्षेत्र था गढ़मांडला। पहला कौन सा था? गढ़मांडला। दूसरा देवगढ़, तीसरा चांदा और चौथा खेड़ला। इन चारों क्षेत्रों के अंदर गौड़ जनजाति अपना साम्राज्य स्थापित करते थे और अपना शासन चलाते थे। तो वापस एक बार देख लीजिए, गौड़ जनजाति के महत्वपूर्ण साम्राज्य क्षेत्र गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। अब अपन गौड़ जनजाति के यदि निवास क्षेत्र के अंदर जानते हैं तो उस निवास क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं। ये गौड़ जनजाति है विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति है वो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है और विश्व की सबसे बड़ी जनजाति होने के साथ साथ यदि इसको देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यदि आपको सवाल यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो उसका उत्तर भी क्या होगा? गौड़ जनजाति। यदि आपको पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो गौड़ जनजाति। क्यों? क्योंकि ये गौड़ जनजाति केवल भारत के अंदर ही निवास करती है, इसलिए भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि अपन पूछ लेते, यदि राजस्थान लेवल में यदि कभी पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो वो है मीणा जनजाति, जो जयपुर के अंदर निवास करती है। और यदि अपन वापस इस गौड़ जनजाति के ऊपर ध्यान से केंद्रित करें तो इसमें देखेंगे कि ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उड़ीसा के अंदर, असम के अंदर, झारखंड के अंदर, इन सभी राज्यों के अंदर ये निवास करती है। एक बार वापस सुन लीजिए, ये कौन कौन से क्षेत्रों में रहती है? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य तेलंगाना, चौथा राज्य उड़ीसा, पांचवा राज्य असम और छठा राज्य झारखंड है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये गौड़ जनजाति रहती है। यदि आपको काफी बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? यदि नदियां पूछ ली जाए तो उनमें नदियां, पहली नदी ताप्ती नदी, दूसरी नर्मदा नदी, तीसरी गोदावरी नदी, चौथी माही नदी, महानदी। ये चारों नदियां गौड़ जनजाति के क्षेत्रों में बहती है। वापस एक बार सुन लेना, यदि पूछा जाए जहां गौड़ जनजाति निवास करते हैं उन क्षेत्रों की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है तो उनकी प्रमुख नदियां ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और महानदी। और अब काफी बार ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गौड़ जनजाति के प्रमुख आर्थ क्रियाएं कौन सी है? तो गौड़ जनजाति की प्रमुख आर्थ क्रिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं आखेट। और आखेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। आखेट का मतलब होता है जीवों का शिकार करना, ही आखेट कहलाता है। अब आखेट के बाद में अपन देखते हैं तो गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो शिकार करते हैं। गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो शिकार करते हैं और उन्हीं शिकार से अपना जीवन यापन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि गौड़ जनजाति के द्वारा शिकार के द्वारा जो भी उनको प्राप्त होता है उनको खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। फिर दूसरी जनजाति
के अनुसार यदि देखा जाए तो ये राजकीय नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो शिकार करना कानूनन अपराध माना जाता है। यदि अपन राजकीय नियमों के अनुसार देखा जाए तो शिकार करना क्या माना जाता है? कानूनन अपराध माना जाता है। कानूनन अपराध की ये प्रक्रिया भारत के अंदर 1972 में शुरू हुई थी। भारत के अंदर ये एक्ट बना था और कहा गया था कि 1972 के अंदर जीवों का शिकार करना कानून रूप से क्या है? निषेध माना जाता है। और उसी समय बाद में उन्होंने देखा गया कि 1973 के अंदर टाइगर एक्ट आ गया और 1993 के अंदर एलिफेंट एक्ट आ गया। इस तरह जीवों के संरक्षण के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। और इससे पहले 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक वन नीति भी बनाई गई थी और वन नीति 1952 के अंदर बनी थी। वो वन नीति 1952 के अंदर बनी थी और 1952 की वन नीति के अंदर यह नियम बनाया गया कि भारत के अंदर किसी भी भूभाग पर रहे तो कम से कम 33% वन होना अनिवार्य है। कम से कम कितने परसेंट वन होना जरूरी है? 33% वन होने चाहिए। लेकिन बाद में इसे 1986 में इसे संशोधित कर दिया गया और संशोधित करने के बाद इनको अन्य नियम और जोड़ दिए गए। फिर अपन देखते हैं कि गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से पेंडा कृषि करते हैं। मुख्य रूप से कौन सी कृषि करते हैं? पेंडा कृषि। अब देखो पेंडा कृषि क्या होती है। देखो पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में, कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में ये कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में ये कृषि की जाती है जो पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और उन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर देखा जाए तो वापस सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। किस नुमा की जाती? सीढ़ी नुमा। तो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में सीढ़ी नुमा जो कृषि की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? पेंडा कृषि। वापस एक बार सुन लेना कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ी नुमा जो कृषि की जाती है उसी को पेंडा कृषि कहता है। ये सभी उन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण आखेट की प्रक्रिया है। फिर अपन आर्थिक क्रिया में दूसरा टॉपिक लेते हैं तो वो होता है भोजन। दूसरा कौन सा है? भोजन। भोजन के अनुसार देखा जाए तो गौड़ जनजाति का मुख्य जो भोजन है उनका नाम है कोदू और कुटकी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति का जो मुख्य रूप से उनका भोजन होता है वो कच्चा मांस होता है, वो कच्चा मांस का सेवन करते हैं। बुशमैन जनजाति के हमने पढ़ा था कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो एक वक्त के अंदर आधे से ज्यादा भेड़ खा जाते हैं। चींटियां, अंडे, शहद इन सब का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने भील का पढ़ा था तो भील के अंदर हमने देखा था कि उनका मुख्य भोजन मक्का है। उसी प्रकार गौड़ जनजाति का मुख्य भोजन कोदू और कुटकी है। अब इन भोजन के अलावा वो और प्रकार के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, जिनमें से वो जंगलों के अंदर सब्जियां भी उगाते हैं और जंगलों के अंदर वो कंदमूल इकट्ठा करके भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कहने की बात है वो सब्जियां और कंदमूल के द्वारा भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तीसरा, जब कभी गौड़ जनजाति के अंदर त्योहार मनाए जाते हैं या उत्सव बनाए जाते हैं उस समय वो अपने खाने के अंदर चावल बनाया जाता है। खाने के अंदर क्या बनाया जाता है? चावल। और कभी कभी वो कोई प्रकार के भगवान को प्रसाद के रूप में कभी पशु की बलि चढ़ाते हैं। भगवान को प्रसाद के रूप में जब कोई पशु की बलि चढ़ाते हैं उस समय उन बलि से प्राप्त हुआ जो मांस है उनका भी वो सेवन करते हैं। फिर बाद में अपने भोजन के अंदर देखते हैं तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान का मतलब है विभिन्न प्रकार के सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके अलावा वो महुआ की बनी हुई शराब का भी सेवन करते हैं। फिर अपने यदि गौड़ जनजाति के वस्त्र और आभूषण के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हमने देखा था कि हमने एस्किमो के भी वस्त्र पढ़े थे, बुशमैन के भी पढ़े थे, भील के भी पढ़े थे। उसी प्रकार हम गौड़ जनजाति के लेते हैं तो गौड़ जनजाति के जो पुरुष लोग होते हैं वो धोती पहनते हैं। पुरुष लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती। और जो स्त्रियां होती हैं वो साड़ी और चोली को पहनती है। स्त्रियां क्या पहनती हैं? साड़ी और चोली। और इसके अलावा अपन देखा जाए तो हमने पढ़ा था भील जनजाति के जो लोग चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो जिस प्रकार आभूषण का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार आभूषण का प्रयोग करता है उसी प्रकार गौड़ जनजाति के अंदर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो दोनों के दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के आभूषण का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं।
फिर अपन देखते हैं, हमने पढ़ा था कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो लाख की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां पहन, उसी प्रकार हमने देखा कि गौड़ जनजाति के जो लोग भी हैं वो कांच की चूड़ियां और काले मनके के हार, मतलब काले मनके के जो हार है वो भी पहना करती है। और यदि अपन देखा जाए तो उसमें जनजाति की जो औरतें वो देखते हैं तो उनके शरीर पर क्या होता है, गोदना खुदा होता है, गोदना खुदा हुआ होता है। और इसके अलावा बूसमैन की बहुत सारी ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो अपने जूड़ा पीछे बनाती हैं और उस जूड़े के अंदर बांस के बने हुए 12 कंगे, मतलब आधा दर्जन कंगे अपने पीछे लगवाती हैं, जिसके कारण उनके बाल स्थिर रह सके। तो एक बार वापस देख लो कि आभूषण और वस्त्र के अनुसार है तो पुरुष क्या पहनते हैं, धोती, स्त्रियां पहनती है साड़ी और चोली। स्त्री और पुरुष दोनों किस धातु के आभूषण पहनते हैं, तो चांदी और एल्यूमिनियम। और स्त्री जो वहां की होती है वो कांच की चूड़ियां और गले के अंदर काले मनके और हार का प्रयोग करती है। और स्त्री वहां की जो होती है वो अपने शरीर पर क्या करवाती है, गोदना गुदाती है, और हम स्थानीय भाषा के अनुसार कहते हैं टेटू। अब इसके आर्थिक क्रिया के अंदर अगला पॉइंट देखते हैं तो वो है औजार और बर्तन। हमने भी एस्किमो के भी पढ़े थे, भील के भी पढ़े थे, बूसमैन के पढ़े थे, और इस प्रकार हम गौड़ जनजाति का लेते हैं तो इनका प्रमुख जो औजार है वो फौलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीर है। वापस सुन लेना, फौलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीर, ये सब के सब गौड़ जनजाति के प्रमुख क्या है, औजार। और यदि अपन बर्तन में जाते हैं तो मुख्य रूप से चारपाई को और सोने के लिए प्रयोग करते हैं, लकड़ी के स्टूल जिस पर वो बैठने के लिए या अन्य प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए काम में रहते हैं, दरिया जो रात को सोते समय इन दरियों का प्रयोग करते हैं। तो इनके प्रमुख जो औजार है फौलिया, खुरपी, फावड़ा और दराती हैं, कुल्हाड़ी और तीर हैं। और इसके अलावा जो बर्तन है वो चारपाई, लकड़ी के स्टूल और दरिया है। अब हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आर्थिक क्रिया। तो हमारे ये सवाल में बनता है कि गौड़ जनजाति के प्रमुख आर्थिक क्रिया कौन सी है। तो इसमें पहला हमने पढ़ा था आखेट, दूसरा हमने पढ़ा था भोजन, तीसरा हमने पढ़ा था वस्त्र और आभूषण, और चौथा पढ़ा हमने औजार। ये हुई हमारी गौड़ जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया। अब यदि अगला क्वेश्चन यदि अपन के बोर्ड के अनुसार आ जाए कि गौड़ जनजाति की प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, या फिर गौड़ समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताइए, तो इसमें सबसे पहले अपन का पॉइंट आता है पितृसत्तात्मक। मतलब कहने का मतलब यह है कि गौड़ जनजाति के अंदर पिता की मृत्यु के उपरांत या पिता की मृत्यु के बाद जो परिसंपत्ति होती है उस पर केवल का केवल उसके बेटे का ही अधिकार होता है। उस प्रथा को हम पितृसत्तात्मक कहा जाता है। और गौड़ जनजाति के अंदर हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार जिस प्रकार घर का मुख्य बड़ा व्यक्ति होता है, उसी प्रकार गौड़ जनजाति के अंदर घर का जो मुख्य होता है वो सबसे बूढ़ा या सबसे बड़ा आदमी होता है, वही माना जाता है। और गौड़ संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो इसके अंदर विवाह के 4 प्रकार प्रचलन में। विवाह के कितने प्रकार प्रचलन में? 4। पहले विवाह का नाम है विनिमय विवाह, दूसरा हरण विवाह, तीसरा विधवा विवाह और चौथा सेवा विवाह। यदि अपन इसको थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके देखें तो विनिमय विवाह के अंदर उसमें किसी भी स्त्री या पुरुष के बीच में पैसों के लेन देन के माध्यम से शादी की जाती है। हरण विवाह उसके अंदर किसी भी स्त्री का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती करके उसे शादी कर लेते हैं, वो अपहरण विवाह के अंदर आती है। फिर सेवा विवाह, सेवा विवाह के अंदर कोई भी पुरुष होता है वो कन्या पक्ष के घर पर जाकर कई महीनों तक उनकी सेवाएं करता है, उनके यहाँ काम करता है, और उनसे जब वो खुश हो जाता है तो वो व्यक्ति अपनी कन्या की उसके साथ शादी करवा देता है। जिस प्रकार बहुत सारे समाज हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां पर ये संस्कृति अपनाई जाती है। विधवा विवाह, विधवा विवाह आपको खुद को भी मालूम है, राजा राममोहन राय ने इसके बारे में पूर्ण रूप से छोड़ दिए कि कोई भी स्त्री विधवा हो जाती है तो उनके को दोबारा शादी करने का पूर्ण रूप से मौका दिया जाएगा। फिर इन विवाहों के बाद में अपन देखते हैं कि इनके जो अधिकांश विवाह होते हैं वो तो किसी भी जल स्रोत के पास होते हैं या फिर आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। जिस प्रकार हमारे विवाह किसी भी प्रकार के धर्मस्थल के पास से किया जाता है, उसी प्रकार गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो अपने विवाह जल स्रोत के पास या आम के वृक्ष के पास करते हैं। अब गौड़ जनजाति के अंदर जो पटेल होते हैं वो कौन होते हैं, वो बताइए, वो सुनिए। गौड़ जनजाति के जो पटेल है उसको गांव का मुखिया को कहते हैं।
गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? पटेल। एक बार पुनः सुन लीजिए, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। फिर बाद में कोतवाल, क्या है? कोतवाल। कोतवाल का मतलब होता है चौकीदार। गांव के किसी भी परकोटे के चारों ओर या गांव के मेन गेट के सामने जो उनकी चौकीदारी करता है उसे क्या कहा जाता है? कोतवाल। देवारी, गांव के पुरोहित और पुजारी, गांव के पुरोहित और पुजारी, इन दोनों को क्या कहा जाता है? देवारी। वापस सुन लेना, गांव का मुखिया पटेल, गांव की रखवाली रखने वाला कोतवाल, गांव के पुजारी और पुरोहित को क्या कहते हैं? देवारी। यदि अपन गौड़ जनजाति के यदि सवाल आ जाए कि गौड़ जनजाति की मुख्य भाषा कौन सी है, तो उनकी मुख्य भाषा के अनुसार देखा जाए तो भाषा द्राविडियन है। कौन सी भाषा है? लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अन्य भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ गौड़ जनजाति के लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं और कुछ तेलुगु बोलते हैं। इस तरह वो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करके वो स्थानीय जीवन में अपने वार्तालाप का विचरण करते हैं। जिस प्रकार हमने अभी गौड़ जनजाति के समाज और संस्कृति के अंदर पटेल पढ़े थे, कोतवाल पढ़े थे, देवारी पढ़े थे, और हमने ये देखा था कि गौड़ जनजाति की प्रमुख जो भाषा है वो द्राविड़ भाषा है। इसके अलावा जो गौड़ जनजाति के जो लोग हैं कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ तेलुगु का प्रयोग करते हैं। यदि हम समाज और संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो इसमें अपन देखते थे एक शब्द आता है समा। समा का अर्थ होता है कि गौड़ जनजाति के अंदर प्रमुख 4 वर्ग होते हैं और उन 4 वर्गों का जो समूह होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समा। अब देखो 4 वर्ग क्या होता है? 4 वर्ग का मतलब है कि गौड़ जो जनजाति उनके अंदर बहुत सारे कुल हुए, उन कुल को 4 भागों में बांटा गया तो उन्हीं कुलों को उन्होंने समा कहा। फिर अपने इसके देवताओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो देवताओं में सबसे पहले शीतला माता, दूसरी छोटी माता, तीसरी पार्वती और चौथी शंभु महादेव। इसका मतलब यह है कि ये 4 प्रमुख देवता थे, शीतला माता, छोटी माता, पार्वती माता, शंभु महादेव। जिस प्रकार हम भी अपनी होली के 8 दिन बाद के अंदर शीतला माता की पूजा करते हैं, उस तरह गौड़ जनजाति के लोग भी होली के 8 दिन के बाद शीतला माता की पूजा करते हैं, छोटी माता की पूजा करते हैं। इसके अलावा यदि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आते हैं, जिस प्रकार बुशमैन जनजाति के भील जनजाति जब आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आई तो उनके रहन सहन, बोलावा, पहनावा, खान पान, उनका व्यवहार, विचारधारा, उसमें परिवर्तन आया। उसी प्रकार इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए, जिनमें सबसे प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि जहां पर भी गौड़ जनजाति की बस्तियां या जनजाति निवास करती थी उन क्षेत्रों के अंदर उद्योगों का विकास करते थे। उन क्षेत्रों का किसका विकास कर दिया? उद्योगों का विकास कर दिया। उन उद्योगों के विकास के कारण वहां के लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई और रोजगार की प्राप्ति हो जाने के कारण अधिकांश जो गौड़ जनजाति के जो लोग थे वो इन उद्योगों में काम करने लग गए और उद्योगों में काम करने के कारण उनकी जीविका का जो साधन था उसके अंदर भी सुधार होने लगा और उनके पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके खान पान, उसके अंदर भी परिवर्तन आने लगा। फिर उन आधुनिकता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन गौड़ जनजाति के जहां भी बस्तियां स्थापित की गई उन क्षेत्रों के अंदर हॉस्पिटल, विद्यालय, बाजार, बैंक और पंचायत, इन सब की स्थापना कर दी गई, जिसके कारण उन लोगों को पूर्ण रूप से क्या मिलती रहे? सुविधा मिलती रहे और उन सुविधाओं के कारण उन क्षेत्रों का और भी ज्यादा विकास होने लगा, जिसके कारण वो अपने कोई भी हल्की सी बीमारी या जिसके कारण उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, इन हॉस्पिटल के आ जाने के कारण उनकी मृत्यु दर क्या आ गई? गिरावट आ गई। विद्यालय के कारण उन लोगों के अंदर जो जागरूकता नहीं थी, जो साक्षरता नहीं थी, उनके कारण आज वो विद्यालय में पढ़ लिख कर लोगों में जागरूकता और साक्षरता का विकास होने लगा है। बाजार जो पहले सिर्फ स्थानीय कंदमूल का सिर्फ खाने में प्रयोग करते थे, ज्यादा इकट्ठा नहीं करते थे और उसी प्रकार की वस्तु को बाहर बेच नहीं सकते थे, इनको ध्यान रखते हुए सरकार ने उन क्षेत्रों के अंदर बाजार स्थापित कर दिए, जिसके कारण उन कंदमूलों को इकट्ठा करके मार्केट में सेलिंग करेंगे बाहर, जिनको उनको अधिक पैसा या उनको बहुत ज्यादा आमदनी प्राप्ति होगी, जिसके कारण उनके रहन सहन, उनके भावों में क्या आ सके? सुधार आ सके। बैंक, किसी भी लेन देन को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने बैंकों का स्थापना की गई, जिसके कारण वो आसानी से किसी भी वस्तु को खरीद सके या किसी वस्तु को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजकर अपने पैसों का भी लेन देन कर सके, इसलिए वहां पर बैंकों की स्थापना की गई। और हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पंचायत। गांव के अंदर, हर गांव के अंदर एक पंचायत होती है और आपको मालूम ही है कि हमारे
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब गांवों के अंदर पंचायतों की स्थापना की थी, उस समय उनका एक ही मोटो था कि यदि गांव के अंदर यदि लोकतंत्र का विकास करना होगा तो इसमें पंचायत का बहुत बड़ा योगदान होगा और उनके अंदर विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन कराना होगा। इसलिए वहां पर भी उन लोगों को संस्कृति में शुद्धता लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर पंचायतों की स्थापना की। अब एक अपन लेते हैं प्रथा, कबाड़ी प्रथा। देखो कबाड़ी प्रथा कोई ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इसमें दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जो लेता है, दूसरा व्यक्ति जो देता है। पहला व्यक्ति जो लेता है, दूसरा व्यक्ति जो देता है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति कर्ज लेने वाला है और ये व्यक्ति कर्ज देने वाला है, ये देने वाला और ये लेने वाला। अब इन दोनों व्यक्तियों में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट व्यक्ति इस व्यक्ति से क्या लेता है, कर्ज लेता है और इस कर्ज को चुकाने के लिए ये व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के घर पर कई वर्षों तक, मतलब कई वर्षों मतलब 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक उनका कर्ज माफ नहीं होता या कर्ज समाप्त नहीं होता है, तब तक इस घर के अंदर वो क्या करता है, रोजगार करते हैं या कार्य करते हैं या उनकी सेवा करते हैं। उस प्रथा को हम क्या कहते हैं, कबाड़ी प्रथा। एक बार वापस सुन लेना, कबाड़ी प्रथा क्या होती है कि इसमें दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक कर्ज लेने वाला और एक कर्ज देने वाला। अब कर्ज लेने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या लेता है, कर्ज उधार लेता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए वो पहला व्यक्ति उसके घर में कई वर्षों तक सेवाएं या कार्य करता रहता है जब तक उनका कर्ज माफ नहीं हो जाए। उस प्रथा को हम कबाड़ी प्रथा कहते हैं। इस तरह ये हमारा जनजाति टॉपिक आज समाप्त हुआ है। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।